हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनु सर में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने विलियम शेक्सपियर को कंप्लीट किया। टॉप 400 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए विलियम शेक्सपियर पे। अब जो हमारा सेकेंड राइटर स्टार्ट में कर रहा हूँ वो है विलियम वर्ड्सवर्थ, और इन पर दोस्तों मैं टॉप 200 क्वेश्चन बनाऊँगा। और यदि आप उन टॉप 200 क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको वर्ड्सवर्थ का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एग्ज़ाम में। और टीजीटी के जो 4 राइटर हैं हमारे, वो यहाँ से बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब की पहला तो हो गया शेक्सपियर और दूसरा वर्ड्सवर्थ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो विलियम वर्ड्सवर्थ पे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट्स। तो लिस्ट 1 में दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए हैं, लिस्ट सेकंड में कुछ वर्क्स हैं, आपको मैच करना है। ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा वर्क किस ईयर में मैच कर रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप 1798 को पकड़ लीजिए। और 1798 में क्या हुआ था, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स आया था। तो A का 4 पहले मिला लीजिए। A का 4 जब आपने मिलाया तो आपका A और D ऑप्शन कट गया, बचा B और C। फिर आपका सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, 1865। तो 1865 में दोस्तों क्या हुआ था, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। तो बी का 3rd 4 3, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 4 3 दो ऑप्शन से ही आपने मैच कर लिया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और सी में क्या हो जाएगा दोस्तों, सी का 2 हो जाएगा, यानी कि 1924 का हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और डी का हो जाएगा 1, यानी कि 1948 में हो जाएगा द ग्रेट ट्रेडिशन। तो देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, ये चारों वर्क्स हैं। द करेक्ट मैच ऑफ लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकेंड इज इन ऑप्शन A4 B3 C2 D1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 1798 में क्या हुआ दोस्तों, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट्स आया। 1865 में फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। 1924 में प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड 1948 में द ग्रेट ट्रेडिशन। नोट में दोस्तों देख लेंगे, नोट लिरिकल बैलेट्स कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1798 बाय S.T. Coleridge and William Wordsworth, while preface to lyrical ballads was published in the second edition in 1800 by William Wordsworth। तो दोस्तों लिरिकल बैलेड 1798 में पहली बार पब्लिश हुआ। 23 पोएम्स थी, जिसमें S.T. Coleridge की 4 पोएम थी और विलियम वर्ड्सवर्थ की 19 थी। तो 19/4/23। फिर इसके बाद प्रीफेस आया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड आया 1800 में, जिसे सेकेंड एडिशन में आया, और इसको केवल विलियम वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश किया था। इसमें S.T. कॉलरिज का कोई कलेक्शन नहीं था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन योर स्क्रीन। वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी होल्ड द व्यू दैट। वर्ड्सवर्थ की ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी में क्या व्यू है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दोस्तों करेक्ट आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी, Soul lives in heaven before coming into the world। जो आत्मा है वो धरती पर आने से, पृथ्वी संसार में आने से पहले कहाँ रहती है, वो स्वर्ग में रहती है, इसका ऐसा मानना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। विलियम वर्ड्सवर्थ ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ immortality holds the view that soul lives in heaven before coming into the world। The poem published in the collection Poems in 2 volumes in 1807 expresses the thought of narrator as when he was a child he saw the whole world shining with heavenly beauty and wonders, where that beauty has gone now he is an adult। तो दोस्तों ये बहुत ही फेमस वर्क है, इसे ध्यान रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, लेट नेचर बी योर टीचर। प्रकृति को अपना अध्यापक बनने दो, मार्गदर्शक बनने दो। अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, ये किस पोएम की लाइन है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, और इन चारों ही ऑप्शन में उस पोएम का नाम नहीं है जिसकी ये लाइन है। ये लाइन है दोस्तों टेबल स्टर्न की, यानी कि ये आंसर क्या है, ये आंसर रॉन्ग है।
चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द लाइन लेट नेचर बी योर टीचर इज टेकन फ्रॉम द फेमस पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द टेबल्स टर्न्ड। दोस्तों ये लाइनें टेबल्स टर्न की हैं, जहाँ पर वर्ड्सवर्थ अपने दोस्त से कहते हैं कि इन किताबों के रद्दी पेजों में न रहो, प्रकृति में चलो और प्रकृति तुम्हें सब कुछ सिखाएगी। लेट नेचर बी योर टीचर, प्रकृति को अपना अध्यापक बनने दो। तो द टेबल्स टर्न पब्लिश्ड इन 1798 में पब्लिश हुई इन द कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स में। इन दिस लाइन द स्पीकर इज टेलिंग हिज फ्रेंड, इन लाइनों में वर्ड्सवर्थ अपने मित्र को बता रहे हैं दैट नेचर हैज़ मोर एबिलिटी टू टीच देन बुक्स, कि प्रकृति में किताबों से अधिक योग्यता है तुम्हें सिखाने की। एंड दैट इज़ वाई ही शुड गो आउटसाइड, और इसलिए वो कहते हैं इसलिए उसको किताबों को छोड़कर बाहर जाना चाहिए, प्रकृति की गोद में जाना चाहिए। रेदर देन सीक रेफ्यूज इन ड्राई पेजेस, सूखे किताबों के पेजेस में शरण लेने की बजाय उसे प्रकृति की शरण में जाना चाहिए। तो दोस्तों ये लाइन द टेबल्स टर्न की है, इसलिए चारों ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स कंसीडर्स अ पोएट एज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। इनमें से कौन सा आलोचक है जो ये बात कहता है कि एक कवि वो होता है अ मैन स्पीकिंग टू मैन, कि एक मनुष्य जो है वो मनुष्यों से बात कर रहा है, ये बात वर्ड्सवर्थ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। सी द एक्सप्लेनेशन। William Wordsworth considered a poet as a man speaking to men. He wrote these words in the preface to the second edition 1800 of the Lyrical Ballads. Lyrical Ballad का दोस्तों फर्स्ट एडिशन 1798, फिर प्रीफेस आया 1800 में। The preface is often considered a manifesto of the romantic movement in English literature. तो प्रीफेस को दोस्तों मैनिफेस्टो भी माना जाता है रोमांटिक मूवमेंट का इंग्लिश लिटरेचर में। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ऑप्शन इसका ए उस करेक्ट हो जाएगा, विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों हर क्लास में हम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और इस तरह से 200 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन से हमारे कई और क्वेश्चन तैयार होंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अकर्स द फ्रेज द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये लाइन दोस्तों किस पोएम की है बताइए कमेंट बॉक्स में। ये लाइन किस पोएम की है, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ये दोस्तों टिंटन एबी की लाइन है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। The above phrase, the still sad music of humanity, has been derived from the famous dramatic lyric Tintern Abbey, composed by nature poet William Wordsworth. The full title of the poem is Lines composed a few miles above Tintern Abbey on revisiting the banks of the Wey during a, दोस्तों यहाँ वे रिवर का नाम है, अभी अल्टी ग्रेड में पूछा गया था, during a tour July 13, 1798. The poem is written in decasyllabic blank verse and comprises verse paragraphs. It opens with the speaker declaration that 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters, and again I hear, और मैं दोबारा यहाँ पर हूँ। Hence the correct answer is option D हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर टिंटन एबी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन योर स्क्रीन। हु सजेस्टेड द फॉलोइंग थियरी अबाउट पोइट्री। पोइट्री के बारे में ये जो लाइन दी है, जो डेफिनेशन दी है, किसकी है? पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। दोस्तों ये फेमस लाइन्स वर्ड्सवर्थ की ही हैं। ऑप्शन नंबर ए वर्ड्सवर्थ इज राइट आंसर। The theory about poetry asked in question suggested by William Wordsworth. He defines poetry in his preface to the Lyrical Ballads as poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquility. क्वेश्चन नंबर 7 की ओर दोस्तों चलते हैं। थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, लेकिन आप ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी हैं। Who made the following observation about Wordsworth's early poetry? के बारे में किसने ये ऑब्जर्वेशन किया था?
Wordsworth's early poetry is radical not because it embodies revolutionary thought or theory or because it voices the complaints of the poor, but because it attempts to shift a literary perspective away from what he saw as gentility and false sophistication. तो दोस्तों किसने ये बात कही थी? कमेंट में बताइए ज़रा। ऑप्शन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए सभी लोग। तो ये बात दोस्तों ब्रायन बेट ने कही थी और इसमें वो ऑप्शन है ही नहीं। चलते एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रामेटिक शिफ्ट which enabled a poetry that would root us back to a love of fellow creatures and of nature itself. A radical poetry, not politics or religion, enable us to love the natural world. William Wordsworth stand behind that love, says Brian Bate. तो दोस्तों ये बात ब्रायन बेट ने कही थी, तो करेक्ट आंसर ब्रायन बेट होगा, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। Question number 8 is on your screen. Supply the missing modifier in the following conception of Wordsworth's poetic diction. There neither is nor can be any essential difference. क्या दोस्तों हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एसेंशियल। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना था, एसेंशियल इज़ द राइट आंसर। There neither is nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition. Essential is the missing modifier in the following conception of Wordsworth's poetic diction. Poetic diction refers to the style of writing used in poetry, the linguistic style, vocabulary, and use of figurative language of metaphors. Wordsworth was the first poet who seriously challenged conventional concept of poetic diction in his preface to the Lyrical Ballads that was published in 1802. S.T. Coleridge was the first to criticize Wordsworth theory. S.T. Coleridge इनके दोस्त थे, लेकिन S.T. Coleridge ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इनकी थ्योरी की आलोचना भी की थी। Thus the correct option is option number D. Question number 9 is on your screen. According to Wordsworth, the poet is different from other men in that the poet has. वर्ड्सवर्थ के अनुसार जो पोएट है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर मैन, दूसरे लोगों से। किस मामले में? इन दैट द पोएट हैज़, क्योंकि कवि के अंदर दोस्तों क्या है? तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर लिवली सेंसिबिलिटी। वो मानते हैं कि कवि के अंदर ज़्यादा सेंसिबल कवि होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, मोर लिवली सेंसिबिलिटी। अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, द पोएट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर मैन इन दैट द पोएट हैज़ मोर लिवली सेंसिबिलिटी। विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बोर्न ऑन अप्रैल 7, 1770, डाइड ऑन अप्रैल 23, 1850। अप्रैल 23 को दोस्तों शेक्सपियर भी डाइड हुए थे और शेक्सपियर का भी जन्म अप्रैल 23 में हुआ था, और अप्रैल में ही इनका हुआ था, लेकिन ये 7 अप्रैल को जन्मे थे और 23 अप्रैल को वर्ड्सवर्थ की भी डेथ हुई थी। तो 1850 में इनकी डेथ हुई। एन इंग्लिश पोएट हुज लिरिकल बैलेट 1798 रिटन विद एस टी कॉलरिज हेल्प टू लॉन्च द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। द पोएट लाउरिएट ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1843 से 1850 तक ये पोएट लाउरिएट भी रहे वर्ड्सवर्थ। द मैग्नम ऑपस is generally considered to be the prelude or growth of a poet's mind. इनका ये वर्क जो है इनका मैग्नम ऑपस माना जाता है। इज़ एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स, जो कि एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ब्लैंक वर्स में। बिगैन इन 1798, 1798 में शुरू किया, एंड पब्लिश 3 months आफ्टर वर्ड्सवर्थ डेथ, और वर्ड्सवर्थ की डेथ के 3 महीने बाद इसको जो है इन 1850 में पब्लिश कराया गया इनकी वाइफ मैरी हचिनसन के द्वारा। दस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन योर स्क्रीन। हु कोलैबोरेटेड विद वर्ड्सवर्थ इन ब्रिंगिंग आउट लिरिकल बैलेट में किसने कोलैबोरेट किया था, सहयोग किया था? एस टी कॉलरिज ने।
4 पोएम थी कॉलरिज की और 19 पोएम थी वर्ड्सवर्थ की, टोटल 23 पोएम थी। तो देख लेते हैं 10 का एक्सप्लेनेशन। Samuel Taylor Coleridge collaborated with William Wordsworth in bringing out lyrical ballads in 1798. It is a collection of 23 poems, out of which 19 poems were written by Wordsworth and 4 poems by S.T. Coleridge. Hence the correct option is B. तो 23 पोएम का कलेक्शन था, इसमें से 19 वर्ड्सवर्थ की और 4 S.T. कॉलरिज की। तो करेक्ट ऑप्शन बी, Coleridge. Question number 11 is on your screen. The original title of which of Wordsworth's following poems was A Poem on the Growth of an Individual Mind? दोस्तों द प्रेल्यूड का ये है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द प्रेल्यूड। The Prelude or Growth of a Poet's Mind is an autobiographical poem in blank verse by William Wordsworth, was published posthumously in 1850 in 14 books by his widow Mary. इनकी जो पत्नी थी, जो विधवा हो गई थी, वो मैरी हचिंसन ने इसको 14 बुक्स में पब्लिश करवाया था इनकी डेथ के बाद 1850 में। ओरिजिनली इंटेंडेड एज द इंट्रोडक्शन टू हिज पोएम द रिक्लूज, ओरिजिनली ये द रिक्लूज पोएम थी जिसको द प्रेल्यूड और ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड बाद में कहा गया। द प्रेल्यूड ट्रीट्स एज इट्स सेंट्रल सब्जेक्ट द नरेटर्स डेवलपमेंट एज अ पोएट, द फोर्सेस दैट शेप्ड हिज इमेजिनेटिव पावर्स एंड हिज स्पिरिचुअल क्राइसिस एंड रिकवरी। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। व्हेन वॉज लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड? तो 1798 में आया था लिरिकल बैलेट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। The Lyrical Ballads was first published in 1798. It is a collection of 23 poems by William Wordsworth and Samuel Taylor Coleridge. In the first edition 1798 there were 19 poems written by Wordsworth and 4 poems by Coleridge. मैंने दोस्तों पहले बताया आपको। Its publication is generally considered as a signal of the beginning of English Romanticism. तो इंग्लिश रोमांटिसिज्म की शुरुआत का सिग्नल था। नोट द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द 4 एडिशंस ऑफ द लिरिकल बैलेट्स। 4 एडिशन दोस्तों हुए थे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। फर्स्ट एडिशन 1798 में आया जिसमें टोटल 23 पोएम थी, 19 पोएम बाय वर्ड्सवर्थ थी, 4 पोएम्स बाय कॉलरिज थी। फिर द सेकेंड एडिशन आया 2 साल बाद, 2 साल के बाद है दोस्तों, देखिए 1798, फिर 2 साल बाद 1800 में आया सेकेंड एडिशन जिसको केवल वर्ड्सवर्थ ने पब्लिश कराया, जिसमें कॉलरिज नहीं थे। इंक्लूडेड एडिशनल पोएम्स एंड प्रीफेस। फिर थर्ड एडिशन आया 1802 में, वर्ड्सवर्थ एडेड एन अपेंडिक्स जोड़ दिया, किसमें? टाइटल पोएटिक डिक्शन को 1802 में जोड़ा थर्ड एडिशन में, और इसका फोर्थ एंड लास्ट एडिशन लिरिकल बैलेट का आया 1805 में। तो 2 साल का अंतर है, फिर लास्ट में 3 साल का, 1798 फिर 1800 फिर 1802 फिर लास्ट में 1805। थर्ड एडिशन में अपेंडिक्स जोड़ा, पोएटिक डिक्शन, सेकेंड एडिशन में प्रीफेस, और फोर्थ लास्ट एडिशन कब आया? 1805। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन योर स्क्रीन। फॉर वर्ड्सवर्थ इमेजिनेशन इज लाइक। कल्पना दोस्तों क्या है? इमेजिनेशन इज लाइक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड। नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड। फॉर वर्ड्सवर्थ के लिए इमेजिनेशन इज लाइक नोबल लिविंग, उदारतापूर्वक रहना एंड उदारतापूर्वक कार्य करना, नोबल लिविंग एंड द नोबल डीड। वर्ड्सवर्थ एसोसिएट्स इमेजिनेशन विद द क्रिएटिव पावर or the poetic principle. He selects incidents from humble and rustic life for the themes of his poetry. He throws over them a coloring of imagination to make them appear in an unusual light. Imagination is thus a transforming power. It has the ability to change the usual and the ordinary in an unusual and uncommon way. Poetry is a modified इमेज ऑफ मैन एंड नेचर। तो दोस्तों ये क्या करते थे? ये ऐसी इंसिडेंट सेलेक्ट करते थे जो ग्रामीण लाइफ से हो, रस्टिक हो, हम्बल हो,
और उन्हें अपनी पोइट्री का थीम बनाते थे, फिर उनमें कल्पनाओं का कलर भरते थे और उनको अपनी पोयम में यूज करते थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। इसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑन योर स्क्रीन। अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन देयर क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अपीयरेंस। तो इनको अरेंज करना है दोस्तों 14 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ लीजिए आराम से। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, DACB, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, डी इगोटिस्टिकल सबलाइम, फिर ए डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, फिर DA हो गया, फिर C हो गया थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, और फिर हो जाएगा अनरिलायबल नरेटर। तो DACB इज़ द राइट आंसर। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ appearance will be DACB, egotistical sublime, dissociation of sensibility, theater of cruelty, unreliable narrator. Egotistical sublime is first used by John Keats in a letter to Richard Woodhouse. ये पूछा जाता है कि दोस्तों egotistical sublime का पहली बार यूज किसने किया, कीट्स ने किया। एक पत्र में किया जो रिचर्ड वुडहाउस को लिखा गया था 27 अक्टूबर 1818, डेटेड 27 अक्टूबर 1818 को लिखा गया। He used this phrase to describe his version of Wordsworth's distinctive genius. Dissociation of sensibility phrase is used by T.S. Eliot. ये भी पूछा जाता है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी फ्रेज किसने यूज किया, T.S. Eliot ने। पहली बार कहाँ यूज हुआ, इन द एस्से द मेटाफिजिकल पोएट 1921 में यूज किया। To explain the change that occurred in English poetry after the heyday of the metaphysical poets. और मेटाफिजिकल पोएट के लिए जॉन डन को माना जाता है दोस्तों। थिएटर ऑफ क्रुएलिटी इज अ फॉर्म ऑफ थिएटर जनरली एसोसिएटेड विद एंटोनिन अर्टाउड between 1931 and 1936, which aimed to shock the senses of its audience, sometimes using violent and confronting images that appeal to the emotions. Unreliable narrator was first coined by Wayne Seaboot in his 1961 book Rhetoric of Fiction. थोड़ा सा दोस्तों इसमें ज़्यादा डिटेल लिखी हुई तो टाइम लग रहा है, बट पेशेंस रखिए, आपके नए क्वेश्चंस भी तैयार हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैंने दोस्तों आपको बता दिया, DACB। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। पोइट्री इज़ द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज। कि कविता जो है वो हर ज्ञान का पहला और अंतिम पड़ाव है। इट इज़ एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन। वो उस तरह से अमर है जैसे किसी व्यक्ति का हृदय। हु क्वाइंट दिस, किसने बात कही, हु पॉइंट दिस, किसकी ये राय है। तो 15 का दोस्तों बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ये वर्ड्सवर्थ ने ही कहा था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, विलियम वर्ड्सवर्थ इज राइट ऑप्शन। पोइट्री इज द फर्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज एज इमॉर्टल एज द हार्ट ऑफ मैन, वॉज ओपाइंड बाई विलियम वर्ड्सवर्थ। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स 1798। इन प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स, Wordsworth argues that poetry is more closely united with the universal truth of human experience than with any other discipline subject. He contrasts this truth of human existence via poetry with the truth knowledge gained by scientists, botanists and historians. Question number 16 is on your screen. Where did Wordsworth first present his views on the nature and function of poetry? बताइए दोस्तों 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे प्रेजेंट किया पहली बार। तो ऑप्शन नंबर सी, इन एन एडवर्टाइजमेंट अपेंडेड टू द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, ऑप्शन नंबर सी। Wordsworth presents his view on the nature and function of poetry first in an advertisement appended to the first edition of the Lyrical Ballad 1798. It is a landmark of literary criticism. In this critical piece, Wordsworth throws much light on the nature and function of a poet. He is highly conscious of the distinction between a common man and man of genius.
तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हम लोग दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। Wordsworth stated that the central aim of poem in the lyrical ballads is to choose incidents and situation from dash life। तो किस तरह की लाइफ से? कॉमन लाइफ से। dash common life is the right answer, option number C। Wordsworth wrote his introduction as a way of explaining why the poem in lyrical ballads were so different from popular poetry that had come before. In lyrical ballads, aims of the preface is the primary object which Wordsworth proposed to propagate through the poems were to select incidents and situations from common life। तो दोस्तों इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ, साधारण जीवन पर उन्होंने लिखा, ग्रामीण जीवन पर लिखा। इन 1798 एडिशन ऑफ द लिरिकल बैलेड्स डिड नॉट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1798 का जो लिरिकल बैलेट का एडिशन आया उसमें से कह रहा कौन सा कंटेन नहीं है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेम ऑफ आइदर पोएट, किसी भी कवि का नाम उसमें सम्मिलित नहीं है। Lyrical ballads published in 1798 is often considered the beginning of the Romantic period because Wordsworth and Coleridge's poetry make a distinct change in form and subject matter from neoclassical poetry। क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑन योर स्क्रीन। ये क्वेश्चन दोस्तों अभी LT ग्रेड में रिपीट हुआ था। What is the name of the river mentioned in the poem Lines composed a few miles above Tintern Abbey? तो वे रिवर की बात हुई थी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। वे रिवर वर्ड्सवर्थ लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबाउट टिंटर्न एबी ऑन रिविजिटिंग द बैंक्स ऑफ द वे ड्यूरिंग अ टूर 13 जुलाई 1798। ये डेट भी याद रखिएगा दोस्तों, कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। 13 जुलाई 1798, 1798 is a climatic poem of lyrical ballad 1798। His friends abbreviated the title of the poem as Tintern Abbey। काफ़ी बड़ा इसका टाइटल था तो इसके दोस्तों ने इसको छोटा किया, टिंटर्न एबी कहा इसको। टिंटर्न एबी इज़ द वे दैट पीपल चेंज ओवर टाइम। टिंटर्न एबी एक ऐसा तरीका है जो लोग समय के साथ जिसको बदलते हैं। सो द स्पीकर फ्रिक्वेंटली रिफर्स टू हिज पास्ट सेल्फ। This poem is written during a tour। क्वेश्चन नंबर 20 is on your screen। बहुत ही अच्छा important question। No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travellers in some shady haunt among Arabian sands। Which of the following poem by William Wordsworth contain the above mentioned line? तो दोस्तों सॉलिटरी रीपर की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सॉलिटरी रीपर। The above lines have been taken from the poem The Solitary Reaper। The Solitary Reaper is a lyric poem by English romantic poet William Wordsworth। Solitary Reaper एक lyric poem है जो कि Wordsworth romantic poet Wordsworth ने लिखी है। The poem was inspired by him and his sister Dorothy staying at the village of Strathire in the parish of बाल्क्वीहिडर इन स्कॉटलैंड। तो डोरोथी इनकी बहन का नाम था, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑन योर स्क्रीन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेटर फ्रेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। तो 21 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, द बॉर्डरर्स। द बॉर्डरर्स दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्क है, ध्यान रखिएगा। द बॉर्डरर्स इज द लेटर फेज ऑफ वर्ड्सवर्थ करियर। इट इज़ अ ट्रेजिडी इन 5 एक्ट्स। द बॉर्डरर्स एक ट्रेजिडी है 5 एक्ट की। इट इज़ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट मेजर वर्क्स। इन द कोर्स ऑफ इट्स कंपोजिशन ही मूव टूवर्ड्स हिज लेटर ब्लैंक वर्स स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 22 इज ऑन योर स्क्रीन। इसके बाद दोस्तों 3 क्वेश्चन बचे हैं बस। In which of the following poem does the poet express whatever the theme song could have no ending?
थीम कुछ भी हो बट सॉन्ग की कोई भी एंडिंग नहीं होती है, सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग। तो 22 का दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ये द सॉलिटरी रीपर में वो कहते हैं कि वट एवर द थीम, कि थीम कुछ भी हो, वो यंग लड़की कुछ गाना गा रही थी, उसी पे इन्होंने कहा था। दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द सॉलिटरी रीपर। इट इज़ अ लिरिकल पोएम बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ एंड वन ऑफ हिज बेस्ट नोन वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 23 is on your screen. In which of the following poems do we get the reference of Proteus and old Triton? तो दोस्तों ये द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में हमें देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इन द पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस इज अ सोनेट बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की। प्रोटियस एंड ओल्ड ट्राइटन आर बोथ एंशिएंट ग्रीक गॉड्स। दोनों प्राचीन ग्रीक गॉड हैं एसोसिएटेड विथ सी, जो समुद्र से संबंधित हैं। द ग्रीक गॉड ऑफ द सी पोसीडॉन, बट प्रोटियस इज अ प्रॉफिट ऑफ द सी एंड ट्राइटन हिज सन। तो प्रोटियस जो है वो प्रॉफिट हैं सी की और ट्राइटन का बेटा है। 24 क्वेश्चन नंबर 24 वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस्ड ऑफ। 24 का दोस्तों बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएम एन इवनिंग वॉक शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच पोएट्स रॉसेट रूसर एंड डेलिबी ऑन हिम। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1793। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, अबाउट whom डिड अर्नोल्ड राइट इन हिज पोएम। अर्नोल्ड ने अपनी किस पोएम में लिखा? अपनी किस पोएम यानी कि अर्नोल्ड ने अपनी पोएम मेमोरियल वर्सेस में किसके बारे में लिखा? ही लेड अस एज वी ले एट बर्थ ऑन द कूल फ्लावरी लैप ऑफ बर्थ। तो दोस्तों किसके बारे में लिखा? वर्ड्सवर्थ के बारे में लिखा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। मैथ्यू अर्नोल्ड wrote about William Wordsworth in his famous poem Memorial Verses. In this poem, he praises his ability to sympathize with nature and evoke feelings through his poetry. तो दोस्तों ये थे विलियम वर्ड्सवर्थ के 25 क्वेश्चंस। आई होप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लेंदी था, लेकिन एक्सप्लेनेशन से आपके क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 26 से 50 तक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।